वेलकम बैक टू MKB क्लासेस। स्टोरी एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ आज से मैंने चालू किया है। गाइस, ये क्लास 10th का स्टोरी है और ये फर्स्ट चैप्टर से मैंने लिया है। ये ए लेटर टू गॉड। ये जो स्टोरी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ ए लेटर टू गॉड, जिसका मतलब होता है कि भगवान को चिट्ठी। तो भगवान के वो चिट्ठी के शीर्षक से, टाइटल से ये समझ में आता है कि इसमें गॉड को एक लेटर लिखा जाता है और यही इस कहानी में दिया गया है। एक किसान है जिसका नाम लेंचो है। तो क्या होता है कि उस किसान का फसल जो है सो नष्ट हो जाता है। बारिश होती है, तूफान आता है और उसके साथ साथ, बारिश के साथ साथ जो है सो ओले गिरते हैं और ओले गिरने के कारण उसका फसल जो है सो नष्ट हो जाता है। अब उसको लगता है कि अब सालों भर हम जो है सो भूखे रह जाएंगे, हमारा परिवार भी भूखा रह जाएगा। तभी उसको एक आइडिया दिखती है, क्योंकि उसको भगवान में बहुत विश्वास रहता है, इसलिए उसको ये आइडिया लगता है कि क्यों ना भगवान को चिट्ठी लिख करके कुछ मदद मांग ली जाए। इसलिए वो भगवान को चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो भगवान से 100 पैसे की मदद मांगते हैं। हाँ, 100 पैसे भेजने के लिए भगवान से आग्रह करते हैं, ताकि वो जो है सो फिर से अपना बीज बो सके, अपना अनाज जो है सो बो सके खेतों में, और कुछ पैसे जो है सो साल भर जो खाने के लिए जो है सो वो व्यवस्था कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। क्या कहता है? द हाउस द ओनली ऑन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। घर जो कि समूची घाटी में एकमात्र है, यानी कि उसके आसपास और कोई घर नहीं है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर जो है सो अवस्थित है। ये लेंचो का घर है। लेंचो के घर के विषय में बातें हो रही है कि लेंचो का घर जो है सो एक घाटी में है और पहाड़ी की चोटी पर है, जहाँ की केवल लेंचो ही रहता है अपने परिवार के साथ। एकमात्र लेंचो का ही घर है, बाकी और कोई घर जो है सो आसपास है नहीं। तो कहता, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यानी कि कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, मैंने इसी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई जो है सो नदियों को और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। और ये पके हुए अनाज जो कि डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी कि फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों को और नदियों को जो है सो देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छे पैदावार की जो है सो वायदा करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। क्या कहता है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र जिस चीज़ की ज़रूरत धरती को थी उस वक्त वहाँ पर, वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, एक जलबूंद या फिर एक बौछार की ज़रूरत थी। अनाज जो है सो तैयार हो रहे थे, उनको पानी की सख्त ज़रूरत थी। तो इसलिए उस समय जो है सो एकमात्र जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी डाउनपोर, यानी कि जलबूंद, या फिर एटलीस्ट ए शावर, एक बौछार की। इतना ही ज़रूरत थी वहाँ पर। आगे देखिए क्या कहता है। तो आगे कहता है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि क्या कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो कि अपने खेतों को काफ़ी करीब से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जिसने कुछ नहीं किया था बल्कि नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में केवल आकाश को देखने का काम किया था। यानी कि पूरी सुबह भर लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उत्तर पूर्व में केवल आकाश को देखने का काम किया था। ठीक है ना। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन। अब वीमेन जो है सो औरत होता है, तो औरत यहाँ लेंचो की पत्नी को संबोधित करके लिखा गया है। यानी कि लेंचो जो किसान है वो अपने पत्नी से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब सचमुच में हम लोगों को कुछ पानी मिलने वाला है। ठीक है, ये लेंचो अपनी पत्नी से कहता है। द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो औरत यहाँ, यानी कि लेंचो की पत्नी, जो कि रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, रात का खाना तैयार कर रही थी। सपर मतलब होता रात का खाना। जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाई किया, यानी कि जवाब दिया। क्या जवाब दिया? येस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा।
यानी कि लेंचो की पत्नी जो कि रात का खाना बना रही थी, बोले जाने पर लेंचो को जवाब देती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ पानी होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. आगे क्या कहता है? The older boys यानी कि बड़े लड़के, है ना, were working in the field, वे खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one, जबकि छोटा जो था, were playing near the house, घर के करीब खेल रहे थे। कब? तब तक जब तक कि औरत ने उन सबको बुला न लिया। until the women called to them all, यानी कि औरत ने उन सबको जब तक बुला न लिया तब तक ये बच्चे लोग क्या कर रहे थे? लड़के लोग जो है सो, छोटे लड़के जो है सो घर के पास खेल रहे थे, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, और तभी औरत ने उन सबको बुला लिया। हाँ, कम फॉर डिनर, खाने पर आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट दैट लेंचू हैड प्रेडिक्टेड। क्या कहता है? आगे देखते हैं यहाँ से क्या कहता है? इट वाज ड्यूरिंग द मील, यानी कि खाने के ही दौरान, खाने के ही बीच में, तो खाना खा रहे थे वो लोग, इसी बीच में जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी जो है सो लेंचो ने जो है सो घोषणा कर दी। खाने के बीच में ही जो है सो लेंचो ने ये घोषणा कर दी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बड़े बड़े वर्षा बूंद गिरने लगे हैं, जल के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। क्या कहता है कि इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मैंने बादलों की एक विशाल पर्वत चट्टान आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, हवा जो थी वो ताज़ी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ये जो मैन था, ये जो आदमी था, यानी कि कौन? लेंचो बाहर गया था। क्यों गया था? तो बाहर वो गया था जो है सो वर्षा के बूंदों को अपने शरीर के ऊपर जो है सो उसका आनंद लेने के लिए, और कोई कारण नहीं था बाहर जाने का। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ये जो मैन थे, ये कोई और कारणों से बाहर नहीं गया था, बल्कि वर्षा के बूंदों का अपने शरीर के ऊपर आनंद लेने के लिए बाहर गया था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो वापस आया, जब वो वापस आया तो चिल्लाया, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वेंस। तो चिल्लाया क्या बोला लेंचो? कि दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाले ये जल के बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू क्वेंस, ये सब नए सिक्के हैं। क्यों नए सिक्के बोला? कि लेंचो के फसल तैयार हो रहे थे, उनको पानी की सख्त ज़रूरत थी, और बारिश होने लगी थी, बारिश हो रही थी, तो लेंचो को लगा कि अब तो बारिश हो रही है, अच्छे से अब तो मेरा फसल तैयार हो जाएगा, अब अच्छी पैदावार होगी तो अच्छी आमदनी होगी। इसलिए लेंचो ने जो है सो खुशी से ये बोला, चिल्ला कर कि ये जो है सो आसमान से गिरने वाले ये जल के बूंद नहीं हैं, ये क्या है? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये बड़े बड़े जो बूंदे हैं ये 10-100 पीस हैं, 100 पीस हैं, 10-100 पीस हैं, और छोटे छोटे 500 पीस के बराबर हैं। ऐसे खोला है। सेंट मैंने 100 होता है, 10 सेंट मैंने 10-100 हुआ, और 5 सेंट मैंने 500, तो 10-100 के पीस के बराबर हैं, छोटे छोटे 500 पीस के बराबर हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। क्या कहता है कि with a satisfied expression, एक संतोष की भावना के साथ, he regarded the field, उसने फील्ड को देखा। कौन से फील्ड को देखा? तो ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों को उसने एक संतोष की भावना के साथ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि वर्षा के पर्दों में जो है सो लपेटा हुआ था, यानी कि बारिश हो रही थी तो वर्षा के पर्दों में लपेटे हुए उस पके हुए अनाज के खेतों को, जो कि फूलों से लदा हुआ था, उनको जो है सो एक संतोष की भावना के साथ किसने देखा? लेंचो ने देखा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोष की भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने फील्ड को देखा। कौन से फील्ड को देखा? तो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों को उसने जो है सो देखा एक संतोष की भावना के साथ। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि वर्षा के पर्दों में लपेटा हुआ था।
But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अब आगे क्या कहता है, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक बड़ी सी तूफान, तेज तूफान, तेज हवा चलने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, हाँ, तो क्या कहता है, बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक एक तेज तूफान जो है सो चलने लगी, तेज हवा जो है सो चलने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, यानी कि तेज हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, आंधी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई और उसी बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओले क्या होते हैं, कभी कभी बारिश के साथ जो है सो जमा हुआ पानी, यानी कि बर्फ पत्थर के रूप में नीचे ज़मीन पर आके गिरता है छोटा छोटा टुकड़े के रूप में, उसको ओला कहा गया है। तो वही यानी कि तूफान, यानी कि तेज़ हवा के साथ साथ आंधी के साथ साथ बारिश भी हो और बारिश के साथ साथ जो सो ओले भी पड़ने शुरू हो गए, ज़मीन पर गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच में नए सिल्वर कॉइन से मिलते हैं, यानी कि ये जो ओले हैं ये नए चांदी के सिक्कों की तरह लगते हैं सचमुच में। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, एक्सपोज माने क्या होता है कि एक्सपोज माने होता है प्रकट करना, डिस्क्लोज करना, लेकिन यहाँ क्या होगा, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, जब यहाँ कह रहा है कि बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स यानी लड़के ने अपने आप को एक्सपोज किया, तो इसका मतलब होगा कि लड़के लोग जो है सो अपने आप को अपीयर किया, वो लोग प्रकट हुए, वो लोग आए, यानी कि लड़के लोग बाहर आ गए। एक्सपोज माने अपीयर भी होता है। तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, ये लड़के लोग जो है सो बारिश में आ गए बाहर, अपने आप को एक्सपोज किया रेन में, ठीक है ना, यानी कि ये लड़के लोग जो है सो बाहर आ गए बारिश में, इसका मतलब यही हुआ, इसका सेंस ये है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, इसका मतलब हुआ कि लड़के लोग बारिश में बाहर आ गए, ठीक है ना। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, क्यों आए बाहर, तो कहता रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर आया। मोती किसे कहा गया, वही जो ओला पड़ा था, बर्फ़ का टुकड़ा जो गिरा हुआ था, उसको यहाँ पर्ल बोला गया। पर्ल माने मोती होता है और फ्रोजन तो जमा हुआ होता ही है, तो फ्रोजन पर्ल कहा गया है ओले को। तो जो ओला गिरा हुआ था ना, उसी को यहाँ फ्रोजन पर्ल कहा गया है। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उस जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए ये बच्चे लोग, ये लड़के लोग बाहर आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वो मैन चिल्लाया, अब बिल्कुल ही बहुत बुरा होने वाला है। कौन चिल्लाया, मैन, मैन कौन, लेंचो, लेंचो चीखा कि बहुत अब बुरा होने वाला है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सचमुच में अब बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया, लेंचो चिल्लाया कि सचमुच में अब बुरा होने वाला है। क्यों बुरा होने वाला है, क्योंकि हवा के साथ साथ बारिश और बारिश में फिर ओले पड़ने प्रारंभ हो गए थे, और ओले जो पड़ने प्रारंभ हो गए थे तो उससे उसका फसल जो है सो नष्ट होता दिख रहा था, लेंचो का फसल। तो लेंचो को लग रहा था कि अब यदि ये ओला ज़्यादा देर तक गिरता रहा तो निश्चित बहुत बुरा हो जाएगा, मेरा फसल नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो चिल्लाया कि अब बुरा होने वाला है, सचमुच में बुरा होने वाला है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सचमुच में अब बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। अब लेंचो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि यह शीघ्र ही निकल जाएगा, गुजर जाएगा, ये बला टल जाएगी। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं निकला, ये जल्दी नहीं निकला, है ना। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, मतलब 1 घंटों तक, पूरे 1 घंटों तक। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैलीज। क्या कहता, पूरे 1 घंटे तक ये बारिश कहाँ कहाँ पड़ी, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में ये पड़ता रहा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, फील्ड जो है सो खेत जो है सो सफ़ेद हो गया था, मानो कि ये बर्फ़ से ये नमक से जो है सो ढका हुआ हो। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ये पूरा खेत जो है सो सफ़ेद हो गया था, मानो कि ये नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, वृक्ष पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा फसल नष्ट हो चुका था। द फ्लावर द
अब क्या कहता है, कहाँ तक पढ़े, हिल साइड द कॉर्नफील्ड, ठीक है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा खेत जो है सो सफ़ेद हो गया था, मानो कि ये नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द लीफ ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, माने वृक्ष पर एक पत्ता भी बाकी नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो है सो फूल गायब हो गए थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो जो है सो खेत के मध्य में जा खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, लेंचो ने, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि ये जो यूज़ हुआ है सेंटेंस, अ प्लेग, प्लेग माने महामारी होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, सेंस क्या निकलेगा, पूरे सेंटेंस को पढ़ के बता रहा हूँ। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने टिड्डा होता है, टिड्डा मतलब एक कीड़ा होता है जो फसलों को नष्ट कर देता है, उसको लोकस्ट कहते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो देखिए क्या है, वुड यूज किया है, वुड तो विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना, वुड पास्ट फॉर्म हुआ है विल का, वुड उसके बाद हैव लेफ्ट यूज किया है, तो पास्ट फॉर्म वुड के साथ हैव अगर यूज किया है तो इसका मीनिंग क्या होगा, सो देखिए इसका मीनिंग होगा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि टिड्डे की कहर भी कहीं इससे ज़्यादा छोड़ जाता, ठीक है ना, छोड़ जाता, ऐसा होता, वुड लगा हुआ, वुड हैव लेफ्ट का मतलब यही निकलेगा, ठीक है ना। तो टिड्डे का कहर, ठीक है ना, टिड्डे का कहर, हाँ। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यहाँ फिर से देखिए, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इसका मतलब हुआ कि टिड्डे का कहर भी कहीं इससे ज़्यादा छोड़ जाता, माने इस बारिश ने, आंधी तूफान ने इसके फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अगर टिड्डा भी आक्रमण करता उसके खेतों पर और उसका अगर कहर बरपता उसके खेतों पर, तो कुछ थोड़ा उम्मीद था कि नष्ट तो होता उसमें भी, लेकिन उम्मीद था कि कुछ बच जाता, माने इससे कहीं ज़्यादा बच जाता, लेकिन इस आंधी तूफान ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं बख्शा। तो ये यही कह रहा है लेंचो कि एक टिड्डे का कहर भी कहीं इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इसने तो कुछ भी नहीं रहने दिया। तो ये लेंचो बोल रहा है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारा सारा काम बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, कोई काम नहीं आया। एंड देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई हमें हमारी मदद भी नहीं कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। तो इसी बीच क्या होता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, क्या कहता, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, माने सभी के दिलों में उस सॉलिटरी हाउस में रहने वाले, माने वो जो घाटी में एकमात्र घर था लेंचो का, तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, क्या थी कि देयर वाज ए सिंगल होप, एक सिंगल होप थी, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, यानी कि उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में, ठीक है ना, एकमात्र उम्मीद थी भगवान से मदद की। तो डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब ये लेंचो बोल रहा है अपने परिवार से कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरी तरह से नुकसान मालूम पड़ता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है, भूखों कोई नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो यही वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप
द हेल्प ऑफ गॉड। और उस पूरी रात को लेंचो के दिमाग में एक ही चीज़ें चलती रही। लेंचो एक ही चीज़ सोचता रहा, उम्मीद, भगवान से मदद की। क्या सोचता रहा? भगवान से मदद की उम्मीद के विषय में पूरी रात भर लेंचो उस दिन सोचता रहा, उस रात को। कहता कि हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। अब इसको समझेंगे पूरी तरह से, एक बार शुरू से पढ़ता हूँ। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। उस पूरी रात को लेंचो एक ही उम्मीद के विषय में सोचता रहा कि भगवान से मदद मिलेगा। भगवान से मदद की उम्मीद थी उसे, इसी विषय में जो है सो वो सोचता रहा रात भर। और लेंचो कहता है कि हुज आइज, यानी हुज आइज, जिनकी आंखें, किनकी आंखें? भगवान की आंखें। हुज आइज कहने का मतलब किनकी आंखें? भगवान की आंखें। इसके विषय में लेंचो सोच रहा है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था। इंस्ट्रक्ट करना मतलब निर्देश देना, समझाना किसी चीज़ को। तो लेंचो को जैसा कि निर्देश मिला था कहीं से भी, उसके गुरु से या किसी से भी, लेंचो को ये निर्देश मिला था कि ईश्वर की जो आंखें हैं ना, सब कुछ देख लेती हैं। यहाँ तक कि वो किसी के मन में, अंतर्मन में क्या चल रहा है, ये भी परमात्मा देख लेते हैं। तो यही लेंचो सोच रहा है उस रात को। हाँ, उसको भगवान से पूरी मदद है और वो लेंचो सोचता है कि भगवान की आंखें तो सब कुछ देखती हैं, भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं। तो हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को इंस्ट्रक्ट किया गया था, निर्देशित किया गया था गुरु के द्वारा कि भगवान की आंखें जो है सो सब कुछ देख लेती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यह भी देख लेते हैं कि किसी के अंतर मन में क्या छुपा हुआ है। देखिए कंसाइंस का मीनिंग यहाँ क्या दे रहा है? एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। राइट और रॉन्ग का इनर सेंस, अंतर्मन, तो इसको यही कहेंगे। तो हर किसी के अंतर्मन को भी भगवान देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो क्या था? आदमी के रूप में एक बैल था। क्यों? कि बैल की तरह अपने खेतों में खटता था, बहुत मेहनत करता था लेंचो, कड़ी मेहनत करता था, काफ़ी मेहनत करता था। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, मानी बैल की तरह खटता था, पूरा मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब खेतों में एक जानवर की तरह जो है सो मेहनत करता था, पशु की तरह काम करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, है ना, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। क्या कहता? द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक यानी कि दिन के ढलने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक चिट्ठी लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वो खुद शहर ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देता। यानी कि उस अगले रविवार को, हाँ, डे ब्रेक में यानी कि दिन के ढलने पर लेंचो जो है सो लेटर लिखने लगा, जिसे कि वो खुद ले जाता शहर और जाके मेल बॉक्स में डालता। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को एक चिट्ठी थी और इसके सिवा कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष जो है सो भूखों रह जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स। तो उसने क्या लिखा कि आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में फिर से अनाज बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक कि मेरा अगला फसल तैयार नहीं हो जाता। उसका फसल नष्ट हो गया था, तो इसलिए वो भगवान को चिट्ठी लिखते हैं और 100 पैसे की मांग करते हैं, इसलिए कि वो ताकि अपना फिर से जो सो खेतों में बीज डाल सके, बो सके, फसल जो सो बो सके, और जो है सो कुछ पैसे बचा करके रखे अगला फसल तैयार होने तक खाने पीने के लिए। तो इसलिए वो भगवान को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मुझे 100 पैसे चाहिए। किस लिए चाहिए? तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, अपने खेतों में फिर से बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक कि वो फसल तैयार नहीं हो जाता है तब तक जीने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने यहाँ से लिख के डॉट 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 कर दिया है, मतलब इतना ही बंद कर दिया है यहाँ पर। एंड ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप
पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। क्या कहता है, ही रॉट टू गॉड, उसने लिखा एनवेलप में, क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे उसने टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान, वेंट टू टाउन, शहर चला गया। मैंने अभी भी परेशान लग रहा था काफ़ी, और जो सो लिफाफे में टू गॉड लिख दिया और जो है सो हाँ वो शहर चले गए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस जाकर के उसने क्या किया, एक स्टाम्प जो है सो लगा दिया लेटर में और इसको मेल बॉक्स में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। क्या कहता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन्हीं एम्प्लॉइज में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो अपने बॉस यानी कि सीनियर के पास गया और काफ़ी मतलब पूरा हंस रहा था, वो पूरा हार्टिली मने होता है पूरा एकदम खुल के हंस रहा था, और वो चिट्ठी जो है सो अपने बॉस को दिखाते हुए, वो चिट्ठी अपने बॉस को दिखाया और पूरा हंस रहा था, क्योंकि भगवान को चिट्ठी लिखी गई, आज तक ऐसा कोई चिट्ठी मिला नहीं कि भगवान को लिखा जाए। तो उसने एक यूनिक चिट्ठी देखी थी, एक अजीब सा अनोखा एक लेटर देखा था जो कि कभी नहीं मिला था उसको, कि भगवान को चिट्ठी लिखी गई है। तो वो चिट्ठी देख करके वो पूरा हंस रहा था, खुल करके एकदम खिलखिला के हंस रहा था, और ये चिट्ठी जो है सो अपने बॉस को, अपने सीनियर को दिखा रहा था कि देखिए किसी ने क्या चिट्ठी लिखा है, भगवान को चिट्ठी लिखा है, भगवान के पते पर जो है सो चिट्ठी लिखी है। ये देख करके अपने बॉस के पास गया, चिट्ठी दिखा रहा था और हंस रहा था पूरा। तो नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, मतलब पोस्टमैन के रूप में अपने करियर में उसने कभी भी वैसा पता नहीं देखा था, पता नहीं जाना था, उसको देखने को नहीं मिला था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फिलो, अब क्या कहता है कि ये जो पोस्ट मास्टर है, हाँ, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फिलो, पोस्ट मास्टर जो है वो एक मोटा ताज़ा मोटा तगड़ा जो है सो हाँ हष्ट पुष्ट आदमी है, लेकिन एमिएबल है। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, एमिएबल मतलब होता है काफ़ी मतलब फ्रेंडली दोस्ताना जिसको कहा जाता है, काफ़ी मतलब मासूम जिसको कहेंगे, सिंपल पर्सन, ठीक है ना, एक एमिएबल पर्सन थे, हाँ आदमी थे, फ्रेंडली पर्सन थे, एक दोस्ताना आदमी थे, अच्छे इंसान थे वो जो है सो। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, तो ये पोस्ट मास्टर भी हंसने लगे, ये जो पोस्ट मास्टर थे एक अच्छे इंसान थे, तो एक एमिएबल पर्सन थे, एक अच्छे इंसान थे, एक मासूम व्यक्ति लग रहे थे, एक मतलब अच्छा बहुत बढ़िया इंसान जिसको कहा जाता है, तो वो एक अच्छे इंसान थे, वो भी जो है सो हंसने लगे। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, हंस रहे थे लेकिन इसी अचानक, क्या कहता, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक तुरंत, इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, तुरंत वो सीरियस भी हो गए, हंसते हंसते और तुरंत सीरियस भी हो गए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, हंसते हंसते तुरंत वो सीरियस भी हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द हिज डेस्क, और लेटर को अपने डेस्क पर रख दिया। कमेंटेड, और कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, और क्या कहा पोस्ट मास्टर ने, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या आस्था है, क्या आस्था है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मुझे भी इतना विश्वास होता है जितना कि इस चिट्ठी को लिखने वाले आदमी को है, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता है, भगवान में इतना विश्वास होता है जितना कि इस चिट्ठी को लिखने वाले व्यक्ति में भगवान पर भरोसा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए भगवान के प्रति लेखक के विश्वास को टूटने न देने के लिए, कि कहीं भगवान के प्रति जो लेखक का विश्वास है, इस चिट्ठी को लिखने वाले यानी कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान पे, उस भरोसे को रखने के लिए कहीं उनका विश्वास टूट न जाए, उस विश्वास को टूटने न देने के लिए, ठीक है ना, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा, एक आइडिया सूझा,
कि हाँ चलो, लेंचो का विश्वास जो है भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था है, उसके विश्वास को टूटने न दें, ठीक है ना, उसका विश्वास बना रहे। इसलिए लेंचो को एक आइडिया सूझा, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया सूझा। पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया सूझा कि आंसर द लेटर। क्या आइडिया सूझा? कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। यानी कि लेंचो का भगवान में जो भरोसा है, ये भरोसा कहीं टूट न जाए, इसलिए लेंचो का जो है सो मन में आया कि चलो इसका पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ठीक है ना। तो जैसे ही चिट्ठी को खोला तो इसने क्या प्रमाण दिया कि उसको जो है सो जवाब देने के क्रम में गुडविल के अतिरिक्त अपेक्षा कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। इंक एंड पेपर, यानी कि इंक और पेपर के अलावे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है उसे केवल इंक और पेपर ही नहीं चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग रहे। कौन? पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने कलीग से, अपने सहयोगी से, अपने कर्मचारियों से, पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारियों से जो सो कुछ पैसों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने खुद अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया, एक अंश दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके कई दोस्त जो है सो दान के रूप में कुछ देने के लिए बाध्य हुए, नैतिक तौर पर बाध्य हुए। जब पोस्ट मास्टर ही दे रहे हैं तो उन लोगों का भी फर्ज बना कि हम लोग भी कुछ दें, तो वो लोग भी कुछ देने के लिए बाध्य हुए दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos। क्या कहता है? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, मैंने एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना उनके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को आधे से कुछ अधिक भेजने में सक्षम हुए, भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। तो क्या कहता है? ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एक एनवेलप में उन्होंने पैसा डाल दिया, उसमें जो सो लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली, और उसमें एक लेटर लिख दिया, केवल एक सिंगल वर्ड, क्या? सिग्नेचर गॉड का सिग्नेचर लिख दिया, ताकि लेंचो को लगे कि हाँ सचमुच में भगवान ने ही पैसा भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself. आगे क्या कहता? द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले ही रविवार को लेंचो हमेशा से थोड़ा पहले, जैसे कि वो आता था हमेशा से थोड़ा पहले ही आ गया पोस्ट ऑफिस में, और ये पूछने के लिए कि क्या उनके लिए कोई चिट्ठी है। देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उनके लिए कोई चिट्ठी है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। क्या कहता है? देखिए, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, स्वयं पोस्टमैन ने उनको चिट्ठी दिया लेंचो को, स्वयं पोस्टमैन ने लेंचो को चिट्ठी दिया। while the postmaster experiencing the contentment of a man, जबकि ये जो पोस्टमास्टर थे एक आदमी के संतोष को अनुभव कर रहे थे। अ मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, जिन्होंने कि एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ही देखते हुए, मैंने पोस्टमास्टर ने एक अच्छा काम किया था। जब लेंचो आया तो लेंचो को जो चिट्ठी दे रहे थे पोस्टमैन, तो उसको जो है सो अपने ऑफिस से पोस्टमास्टर देख रहे थे और उन एक संतोष का अनुभव कर रहे थे कि एक अच्छा काम उन्होंने लाइफ में किया है एक आदमी को मदद करके, तो इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसका अनुभव जो है सो ले रहे थे, इस कंटेंटमेंट के एक्सपीरियंस को जो है सो वो गेन कर रहे थे, संतोष के अनुभव को वो प्राप्त कर रहे थे। अनुभव प्राप्त कर रहे थे अपने ही ऑफिस से देखते हुए कि लेंचो को जो है सो लेटर जो पोस्टमास्टर दे रहा था उसको देखते हुए। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब पैसे देख करके लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? देखिए, कोई यूनिक सी घटना घटती है, ऐसा जो विचित्र सी घटना जो कि घटने वाली नहीं होती है, जो अनबिलीवेबल होता है, तो हम लोगों को आश्चर्य होता है ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो होता नहीं है जनरली।
तो ऐसा ही हुआ, जब चिट्ठी लिखा भगवान को तो भगवान से पैसे आए, तो आश्चर्य की बात होनी चाहिए, भगवान पैसे कैसे भेजेंगे, भगवान पैसे भेजते हैं क्या? तो लेकिन उसको आश्चर्य नहीं हुआ, लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है, इतनी विश्वास है भगवान में कि उसको लगा कि ये पैसे सचमुच में भगवान ने ही तो मुझे भेजे है, क्योंकि मैंने चिट्ठी लिखी, भगवान ने पैसे भेजे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो अगर कॉमन लोगों को ये आश्चर्य होता, लेकिन लेंचो के लिए ये आश्चर्य का विषय नहीं था, क्योंकि लेंचो का विश्वास भगवान में काफ़ी था गहरा, और उसको लग रहा था, उसके लिए था कि हाँ ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं, इसलिए उसके लिए आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। वही कहता कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मैंने पैसे देख करके लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही पैसे की गिनती की ना, तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान से मिस्टेक हो ही नहीं सकती। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वो लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है, जो आग्रह किया है, उसको वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। मतलब लेंचो का कहना है कि लेंचो ने जो भगवान को चिट्ठी में लिखा है, 100 पैसे की मांग की है, उससे कम वो भगवान भेज भी नहीं सकते हैं, उनमें गलती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और न ही जो है सो लेंचो ने जो आग्रह किया है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इसलिए तुरंत लेंचो जो है सो खिड़की के पास चला गया। किस लिए? पेपर और इंक मांगने के लिए, कागज़ और स्याही मांगने के लिए, लेने के लिए वो चला गया। कागज़ और स्याही लेने के लिए वो खिड़की के पास गया। कौन? लेंचो। लेंचो गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाकर के क्या किया? ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग लेटर पे जाकर के वो लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। अब इसको समझेंगे, ये एक सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या कहता है? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपने भौं के रिंग झुर्रियों के साथ, उन्हें भौं पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो गुस्से का भाव के कारण हमारे भौं पर झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं। तो वही कहता, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपने भौं की कई झुर्रियों के साथ, जो कि कस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, मतलब अपने आइडिया को जो वो एक्सप्रेस करना चाहता था उसके कारण ये झुर्रियाँ पैदा हुई थी। अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के प्रयासों के कारण ही जो है सो उसके भौं पर ये झुर्रियाँ पैदा हुई थी, उस झुर्रियों के साथ, ठीक है ना। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टाम्प, जब लेटर उसने फिनिश किया तो वो खिड़की के पास स्टाम्प खरीदने के लिए गया। विच ही लाइक्ड, जिसको कि उसने चाटा। एंड देन अफिक्स टू, अफिक्स मैंने लगा दिया, अफिक्स टू द एनवेलप, और एनवेलप में उसे लगा दिया। विथ ये ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने फिस्ट की ब्लो के साथ, ब्लो फिस्ट मैंने मुट्ठी होती है, और उसको ब्लो करना मैंने मारना, मारा क्यों मार, जनरली हम लोग जब लेटर उटर लिखते हैं तो उसमें गम उम लगाते हैं और गम फिस्ट मार देते हैं, उसमें मुट्ठी मार देते हैं, एक मुक्का मार देते हैं ताकि वो जो है सो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो वही किया लेंचो ने, उसमें जो है सो चिट्ठी लिखा और उसमें एनवेलप को में जो है सो एक ब्लो मारा फिस्ट का, और फिर क्या किया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, जिस क्षण, जैसे ही मतलब लेंचो ने मेल बॉक्स में लेटर डाला उसी क्षण पोस्ट मास्टर वहाँ पहुँच गए उसको खोलने के लिए, टू ओपन इट सेड, और उसमें लिखा था, ये लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। अब लेंचो उसमें लिख डाला था, लेंचो ने उस लेटर में लिखा था कि भगवान, जिस पैसों की मैंने आपसे मांग की थी उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे, सिंस 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे। तो कहता है कि ओनली 70 pesos रीच्ड मी, जो लेटर में जिस पैसे की मैंने मांग की थी उसमें केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डिडंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको पत्राचार के माध्यम से, मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई है ना, स्टाफ है ना, ये लोग सब बदमाश के झुंड हैं। ये
उसको मतलब ये लोग बदमाश लग रहे थे कि 100 पैसे मैंने मांग किया है तो 70 पैसे ही भेजा, 30 पैसा मेरा मार लिया। तो वो लेंचो लिखता है कि भगवान जो अगली बार जब पैसे भेजिएगा ना तो जो है सो पत्राचार के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं ना, जितने भी स्टाफ हैं ना, सब बदमाश के झुंड हैं। ये लोग पैसे रख लेते हैं। तो वही वो जो है सो लेंचो लिखता है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये जो बदमाशों के झुंड हैं। और लास्ट में लेंचो लिख डाला, लेंचो लिख के जो है सो पत्र को बंद कर दिया। तो यही ये कहानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।